डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक अनावर्त गति करते हुए अणु के लिए उसके ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा को ज्ञात करने की इक्वेशन और उसके स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। एक एनहार्मोनिक ऑसिलेटर यानी अनावर्तित दोलक के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तर जो हैं उनकी इक्वेशन निम्न प्रकार से दी जाती है। EV इज इक्वल टू एच न्यू ई वी प्लस हाफ इंटू 1 माइनस ए इंटू वी प्लस हाफ जूल या अर्ग में। इसी को अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करें तो HC से डिवाइड कर दें तो सॉल्यूशन आ जाएगा EV इज इक्वल टू न्यू ई इसके ऊपर बार V प्लस हाफ इंटू 1 माइनस ए इंटू वी प्लस हाफ सेंटीमीटर इनवर्स में। ये तरंग संख्या हो गई, साम्य तरंग संख्या जिसको हम कह सकते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें v इज इक्वल टू 0 रखें तो एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी EV इज इक्वल टू 1/2 एच न्यू ई इंटू 1 माइनस ए बाई 2। यहाँ v इज इक्वल टू 0 रख दिया तो ये 1/2 एच न्यू ई, और यहाँ v इज इक्वल टू 0 रख दिया तो ये 1/2 ए बच गया यानी 1 माइनस ए बाई 2। इसी तरह से v इज इक्वल टू 1 रखा यहाँ पे तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो हो जाएगा 3/2 एच न्यू ई माइनस इंटू 1 माइनस 3 ए बाई 2। v इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो EV इज इक्वल टू 5/2 एच न्यू ई 1 माइनस 5 ए बाई 2, और v इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो EV इज इक्वल टू 7/2 एच न्यू ई इंटू 1 माइनस 7 ए बाई 2। तो हम जो एनर्जी लेवल हैं उन एनर्जी लेवल को शो करें तो पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचे तो एक मोर्स ग्राफ हमें प्राप्त होता है जो एक अनावर्त गति करते हुए अणु की कंपन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करेगा। ये इस तरह से एक पोटेंशियल एनर्जी वक्र हमें मिलता है। तो V इज इक्वल टू 0 से प्रदर्शित होने वाला एनर्जी लेवल ये हो गया। ये V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3, 4, 5 इस तरह से। तो देखें तो जो एनर्जी की वैल्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये जो दो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच डिफरेंस लगभग बराबर सा है, यानी जैसा कि सरल आवर्त गति करते हुए अणु के लिए हमने जो है ग्राफ बनाया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो एनर्जी जो लेवल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब आवर्त गति, सरल आवर्त गति नहीं हो रही है, यहाँ पर मुख्यतः अब अनावर्त गति का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम ऊर्जा परिसर में कंपन ऊर्जा स्तर लगभग समान दूरी पर स्थित होते हैं, लेकिन अधिक ऊर्जा परिसर में V के मान बढ़ने के साथ ऊर्जा स्तर जो है वो एक दूसरे के नज़दीक होते जाते हैं। अब अगर अणु में अनावर्त गति हो रही है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उस स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल क्या होंगे? सिलेक्शन रूल फॉर एन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। जो स्पेक्ट्रम की लाइंस आएगी उनकी इंटेंसिटी क्या होगी और हम स्पेक्ट्रम को कैसे शो करें? तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो चयन नियम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो चयन नियम थे उससे डिफरेंट है। यहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स से हमें चयन नियम प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कंपन क्वांटम संख्या के मान में जो अंतर है डेल्टा V, उसका मान ±1 के अलावा +-2 भी हो सकता है और +-3 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मॉलिक्यूल जो पहले V बराबर 0 में है वो V बराबर 1 में जा सकता है, 0 से 2 में जा सकता है, 0 से 3 में जा सकता है। तो अर्थात किसी सिस्टम के अगर हम ये बताएं तो किसी सिस्टम के सभी मॉलिक्यूल कमरे के ताप पर V बराबर 0 कंपन ऊर्जा स्तर में ही स्थित रहते हैं। तो अधिकांशतः मॉलिक्यूल जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर V बराबर 0 में पाए जाते हैं। इस चयन नियम के अनुसार जब उसमें कंपन संक्रमण होंगे तो V बराबर 0 से V बराबर 1 में संक्रमण होगा, 0 से 2 में होगा, 0 से 3 में संक्रमण होता है। ये संक्रमण जो है स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइन बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कुल मिला के 3 लाइन आएगी, एक V बराबर 0 से V बराबर 1 में, एक V बराबर 0 से V बराबर 2 में, V बराबर 0 से V बराबर 3 में जो स्पेक्ट्रम की लाइंस को हम
जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो v बराबर 0 से v बराबर 1 संक्रमण के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में लाइन आती है, उसकी इंटेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कमरे के ताप पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो v बराबर 0 में रहते हैं, अर्थात संक्रमण की 0 से 1 में होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह से जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्शन या फंडामेंटल बैंड। तो v बराबर 0 से v बराबर 1 के संक्रमण के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में जो लाइन प्राप्त होगी वो फंडामेंटल अवशोषण या फंडामेंटल बैंड कहलाता है। इसी तरह से v बराबर 0 से v बराबर 2 में जो संक्रमण होगा उसकी स्पेक्ट्रम लाइन जो बनेगी उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इस कम तीव्रता वाली जो लाइन बन रही है उसे हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। तो v बराबर 0 से v बराबर 2 में जो संक्रमण होगा उसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में जो लाइन बनेगी उस लाइन को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। और इसी तरह से v बराबर 0 से v बराबर 3 में जब संक्रमण होगा तो स्पेक्ट्रम में जो लाइन आएगी उसकी तीव्रता सबसे कम होगी, सबसे हल्की लाइन हमें मिलेगी। इस संक्रमण से जो लाइन बन रही है उसे हम कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो मुख्यतः 3 प्रकार की लाइंस हो गई, अधिकांश से 3 प्रकार की लाइंस मिलती है। सबसे अधिक इंटेंसिटी वाली लाइन को हम कहेंगे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, यानी ये बताएगा v बराबर 0 से v बराबर 1 में जो संक्रमण हो रहा है उसके फलस्वरूप ये लाइन बनी है। उससे थोड़ी कम तीव्रता वाली लाइन जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, ये बताता है कि ये लाइन बनी है जब 0 से 2 में मॉलिक्यूल का संक्रमण हुआ है। और सबसे कम तीव्रता वाली जो लाइन हो रही है जिसको हम कहेंगे सेकेंड ओवरटोन, ये बताता है कि ये लाइन कब बन रही है? जब संक्रमण 0 से कहाँ हो रहा है? 3 में हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 जो है बेसिक स्पेक्ट्रम लाइन हमें प्राप्त होती है एक रूम टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अणुओं का कुछ फ्रैक्शन जो है वो v बराबर 0 से v बराबर 1 में ट्रांजिट कर जाता है। अब ये बताया गया कि उस जब टेम्परेचर हाई कर दिया, ये करीब है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अबव टेम्परेचर कर दिया जाए, तो v बराबर 0 से v बराबर 1 में मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ से v बराबर 1 से जो ट्रांजिशंस होते हैं इससे हायर एनर्जी लेवल में, ये जो ट्रांजिशंस होते हैं v बराबर 1 से हायर एनर्जी लेवल में, उन ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रम में लाइन बनती है उन्हें हम हॉट बैंड कहते हैं। तो यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अणुओं का कुछ फ्रैक्शन v बराबर 1 में चला जाता है तथा यहाँ से हायर एनर्जी लेवल्स में संक्रमण होते हैं जिन्हें हॉट बैंड कहते हैं। तो मुख्यतः ये जो है एक स्पेक्ट्रम में कुछ बैंड मिलेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन। और टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो कुछ अतिरिक्त बैंड मिलते हैं जिनको हम कहते हैं हॉट बैंड। अब अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखें तो ये एनर्जी डिफरेंस याद रखना है अपने को कि जब v बराबर 0 से v बराबर 1 के बीच संक्रमण होगा तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच डिफरेंस कितना है एनर्जी का। तो हम ये मान सकते हैं कि एक तो कंपन क्वांटम संख्या v होगी और एक क्या होगी v+1 हो गई, यानी ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो v+1 एक हायर जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी की इक्वेशन को हम लिखें तो जो हमारे पास इक्वेशन थी EV वाली, उसमें हम जहाँ जहाँ कंपन क्वांटम संख्या v लिखा था उसमें v में हम 1 और जोड़ के उसको लिख देंगे। अतः इक्वेशन बन गई h/e v+1 + ½ इंटू 1 - a इंटू v+1 + ½ और जो एक नॉर्मल EV वाली इक्वेशन हमने लिखी थी वो थी h/e v+½ इंटू 1 - a इंटू v+½ तो हम इनको माइनस कर दें, v+1 में से v कंपन क्वांटम संख्या वाली इक्वेशन को घटा दें तो डेल्टा E v आ जाएगा, दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर इसको घटा के इन दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा EV की वैल्यू आएगी वो आएगी h/e
इंटू 1 माइनस 2a अर्ग मात्रकों में। अगर हम ये जो संक्रमण होगा, ये जो एनर्जी गैप हमें मिला इसमें, या हम यूँ कह सकते हैं ये जो एनर्जी है इस एनर्जी का अवशोषण हो जाएगा और उससे जो मॉलिक्यूल है वो V से V+1 में या 0 से 1 में संक्रमण कर जाएगा। इस संक्रमण के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में जो लाइन बनेगी उससे हम कहेंगे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन। सेंटीमीटर इनवर्स में इस एनर्जी डिफरेंस को ले लें तो ये हो जाएगा न्यू बार E इंटू 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से V बराबर 0 से V बराबर 2 के लिए हम डेल्टा EV की वैल्यू निकालें तो एक तो मेथड है कि आप यहीं पर अपन एक तो EV की V बराबर 0 से V बराबर 2 में तो एक तो 0 के लिए हम इक्वेशन लिखें, एक 2 के लिए इक्वेशन लिखें। उसकी बजाय एक डायरेक्ट याद रखिए, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 0 से 2 में होगा तो इक्वेशन ये बनेगी डेल्टा EV इज इक्वल टू ट्वाइस h न्यू E इंटू 1 माइनस 3a। देखिए दोनों याद रख सकते हैं। ये अगर अपन ने याद रख ली कब, जब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 0 से 1 में हो रहा है, तो इक्वेशन या एनर्जी डिफरेंस वाली इक्वेशन हमने लिखी h न्यू E 1 माइनस 2a। अब जब ट्रांजिशन कहाँ से होगा, 0 से 2 में होगा, तो हम क्या करें, यहाँ इस इक्वेशन के पहले जो है वो अब ट्रांजिशन हो रहा है सेकेंड के लिए तो यहाँ 2 लगा देते हैं और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें 2 से हायर वाली वो लिख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3a। ये आप इस तरह से इसको याद रख लीजिए। ये जो लाइन आएगी उस लाइन को हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, या इस ट्रांजिशन को हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। सेंटीमीटर इनवर्स में ये इक्वेशन हो जाएगी ट्वाइस न्यू बार E इंटू 1 माइनस 3a सेंटीमीटर इनवर्स। अब 0 से 3 में जो ट्रांजिशन होगा तो इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा EV, उसको हम अब वापस याद रख लें। यहाँ पे इक्वेशन में 1 था, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3h न्यू E 1 माइनस यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ आ जाएगा 4, 3 से हायर नंबर, तो हो गए 1 माइनस 4a। तो इस तरह से ये डेल्टा EV की इक्वेशन आ जाएगी 3h न्यू E 1 माइनस 4a। ये जो है किसको शो करती है, सेकेंड ओवरटोन को शो करती है। सेंटीमीटर इनवर्स में थ्राइस न्यू बार E 1 माइनस 4a सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो हम इसको डिफरेंस को लिख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू रखें जो कांस्टेंट है, जिसको हम अनावर्ती स्थिरांक कहते हैं, a का मान रखने पर यह ज्ञात होता है कि फर्स्ट ओवरटोन की तरंग संख्या फंडामेंटल की तरंग संख्या से लगभग दुगनी तथा सेकेंड ओवरटोन की तरंग संख्या फंडामेंटल से लगभग तिगुनी संख्या पर प्राप्त होती है। तो अगर जो फंडामेंटल है तो फंडामेंटल के लिए जैसे ये एक तरंग संख्या आ गई, अब जो फर्स्ट ओवरटोन की जो तरंग संख्या आएगी वो तरंग संख्या हम कह सकते हैं ये प्राप्त होगी इससे लगभग दुगनी पर, और जो सेकेंड ओवरटोन की तरंग संख्या आएगी वो इस फंडामेंटल से लगभग तिगुनी पर प्राप्त होती है। तो हम यूँ ध्यान रख लें कि स्पेक्ट्रम में कम तरंग संख्या पर जो लाइन आ रही है वो फंडामेंटल के लिए, उससे ज़्यादा तरंग संख्या पे जो लाइन आ रही है वो फर्स्ट ओवरटोन, और उससे ज़्यादा तरंग संख्या पे जो लाइन आ रही है वो सेकेंड ओवरटोन ट्रांजिशन को शो करती है। ए का मान जो होता है वो पॉजिटिव तथा 10⁻⁻² ऑर्डर का होता है, यानी बहुत छोटी वैल्यू है ये। अतः कम ऊर्जा परिसर में कंपन स्तर समान दूरी पर अधिक ऊर्जा परिसर में V का मान बढ़ने के साथ समीप होते जाते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशंस में, ये जो हमने ऊपर एनर्जी की इक्वेशंस लिखी हैं, इसमें A की वैल्यू हम रख कर याद करें तो दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस निकालें तो हमें ये पता पड़ता है कि लोअर एनर्जी क्षेत्र में तो जो लेवल्स हैं, ऊर्जा स्तर हैं, वो लगभग समान दूरी पर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर चलते चले जाते हैं ये जो दूरियां है वो कम होती चली जाती है। इसको हम कहते हैं अनआवर्त गति का प्रभाव। तो इस प्रकार से हम एक अनआवर्त गति करते हुए अणु के लिए कंपन स्पेक्ट्रम के लिए जो एनर्जी इक्वेशंस हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए चयन नियम बता सकते हैं, और उन चयन नियमों के आधार पर स्पेक्ट्रम में जो बेसिक लाइंस हैं कौन कौन सी मिलती है, वो जो प्राप्त होती है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।